अच्छा जी, तो आज हमारा जो है वो सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। कल तो था ना हमारा कि जी सिलेबस क्या है और हमारी अप्रोच क्या होगी। आज हम बाकायदा जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये क्या होता है, इसका स्कोप क्या है और क्या। क्लियर? अच्छा जी, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी गुड टू गो जी, किसी को इशू तो नहीं? चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात याद रख लीजिए कि दुनिया जो है, जो दुनिया की तारीख है, जो इंसान की पॉलिटिकल सोशल हिस्ट्री है, जो इंसान की पावर की हिस्ट्री है, उसको अगर आप मुझसे ये कहें कि क्या हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो यस, हम उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? दो हिस्सों में। एक वो इंसान की तारीख का वक्त है जब इंसान फोर्स की बुनियाद पर अथॉरिटी को क्या करता था? एस्टैब्लिश करता। और एक वो वक्त है जब इंसान इवॉल्व हुआ है, और इवॉल्व होके इंसान ने फोर्स की जगह पर एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, यानी कि एक ऑर्डर मेंटेन कर लिया। और वो ऑर्डर जो है वो फोर्स की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि वो किसकी बुनियाद पर है? वो कॉन्सेंट की बुनियाद पर है। वो किसकी बुनियाद पर है? कॉन्सेंट की बुनियाद। दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में अथॉरिटी स्टैब्लिश हो रही, लेकिन ये क्या है? ये फोर्स बेस्ड है, और ये क्या है? ये कॉन्सेंट बेस्ड। तो अगर आप ये कहें कि ये एक मिडीवियल सोच है, ये एक ओल्ड थॉट है, तो इसमें कोई बात गलत नहीं होगी। इसकी एग्जांपल आप देखें, आप जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशन आई हैं, जितने भी बड़े बड़े अंपायर्स डेवलप हुए, वो तलवार की बुनियाद पर ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ। किस बुनियाद पर? तलवार की बुनियाद पर ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ। नीचे सोसाइटी को मैनेज किया गया, और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रूलर बैठ जाता था, और वो नीचे थ्रू फोर्स, थ्रू वायलेंस, वो अपनी अथॉरिटी को क्या रखता था? इंटैक्ट रखता। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड इंसान क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है। आज जिस दुनिया में मैं रहता हूं, आप रहते हो, जिसको आप मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, जिसको आप मॉडर्निटी कहते हैं, वो पुरानी दुनिया से कैसे मुख्तलिफ है? वो ऐसे मुख्तलिफ है कि इंसान ने ऑर्डर स्टैब्लिश करने का, ये बात याद रखिएगा, अथॉरिटी क्या करती है? ऑर्डर स्टैब्लिश। और ऑर्डर स्टैब्लिश क्यों किया जाता है? ताकि जितने भी लोग रहते हैं, 20 करोड़, 30 करोड़, हम सारे लोग जितने भी लोग रहते हैं, हम कैसे रहें? हम पीसफुल रहें, ठीक है, यानी कि एक मीनिंगफुल लाइफ जो है, एक अच्छी लाइफ जो है, एक गुड लाइफ जो है, वो क्या है? वो हम चला सकते। तो इस ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए, इस अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, अब हमने फोर्स की बजाय आज की दुनिया में कहीं पर भी, किसी मुल्क में भी जो हुकूमत कायम होती है, वो तलवार के जोर पर नहीं होती, वो लड़ाई की बुनियाद पर नहीं होती कि जो ताकतवर होएगा वो कमजोर को मारेगा, हराएगा, और ऊपर आके तो पूरी रियासत का क्या बन जाएगा? हुक्मरान बन जाएगा। तो जब हम वर्ड यूज करते हैं ना कि हमने किसके थ्रू बनाया? कॉन्सेंट के थ्रू, इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के हमने कुछ असूल वजह कर लिए, हमने कोई रूल्स ऑफ द गेम, इनको क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ द गेम बना लिए कि भाई ये रियासत है पाकिस्तान की, तो इसके अंदर शहरियों के हकूक क्या होंगे, रियासत के हकूक क्या होंगे, रियासत की ताकत कैसे तकसीम होगी, ये तमाम चीजें अब किसके थ्रू होती? कॉन्सेंट। और कॉन्सेंट बड़ा जेनेरिक वर्ड है, इसका मतलब है कि आजकल दुनिया में जो भी होता है वो तकरीबन लोगों की रजामंदी से होता है। लोग उस चीज का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। आप सबको नाम से जाहिर हो गया होगा कि जब एक ऑर्डर एस्टैब्लिश किस बुनियाद पर हो रहा है? फोर्स की बुनियाद पर, तो उसमें लोगों की रजामंदी
होगी भी तो उससे कोई इतना गहरा असर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो होगी नहीं, और अगर होगी भी तो उससे कोई बहुत गहरा असर नहीं पड़ेगा। तो फिर आज की दुनिया कैसे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये लोगों की रजामंदी को उसमें क्या करती है, शामिल करती। तो जब अथॉरिटी स्टैब्लिश करना थी तो फिर हमें क्या डेवलप करनी थी, रूल्स ऑफ द गेम। के रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे, यानी कि इस कमरे में जो भी चीजें होंगी वो किसके तहत होंगी, ताकत की बुनियाद पर होंगी या कोई कोई रूल्स बनेंगे, कोई कोई कायदा बनेगा, कोई ज़ाब्ता बनेगा, कोई ऑर्डर स्टैब्लिश होगा, उसके तहत चीजें क्या होंगी। तो फिर हम जब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज की दुनिया ने अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए, ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, गुड लाइफ को इंश्योर करने के लिए, लोगों की रजामंदी को शामिल करने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी रियासत बनेगी उस रियासत का एक लॉ बनाएंगे हम, और उस लॉ को क्या कहेंगे, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि वो बुनियाद है अथॉरिटी, वो बुनियाद है हर चीज। जो उसको नहीं मानता वो किसी चीज को नहीं मानता। मेरे राइट्स है तो वो उसी लॉ के अंडर है, आपके राइट्स है तो वो उसी लॉ के अंडर है, हम सबके राइट्स हैं तो वो उसी लॉ के अंडर है। पाकिस्तान में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या कोई भी और इदारा, अगर उनके पास कोई अथॉरिटी है, कोई पावर है, देखो ना, प्राइम मिनिस्टर कहता है जी मेरे पास ये पावर है, सदर कहता है मेरे पास ये पावर है, जुडिशरी कहती है मेरे पास ये पावर है, फला लेजिस्लेचर कहता है मेरे पास कानून साजी की पावर है। ये तमाम पावर्स एमिनेट कहां से हो रही है, ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, ठीक है, ये उस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से हो रही है। उस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर होगी बात। तो यहां से पहले हमने सीखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ फिर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। जी मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टेट एंड सोसाइटी। तो क्या हुआ फिर, it is an agreement between society and state। करेगा क्या ये ऑर्डर स्टैब्लिश। इस एग्रीमेंट का मकसद क्या है, ऑर्डर स्टैब्लिश करना। इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करना, ठीक है, बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि पूरी रियासत का, पूरी हुकूमत का जो सबसे बड़ा कानून है वो क्या कहलाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको और डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सोसाइटी एंड, जो क्या करता है, विच एस्टैब्लिशेस द अथॉरिटी, विच एस्टैब्लिश द ऑर्डर, ताकि क्या हो, जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को क्या कर सके, एंजॉय कर सके, अपनी जिंदगी को वो जो है वो उसको अच्छी तरह जी सके, और अपनी जो भी जिंदगी के आइडियल्स है उनको क्या कर सके, फुलफिल कर सके, उनको पूरा कर सके। क्लियर हो गया। अगली दो चीजें मैंने कहा कि ये क्या स्टैब्लिश करता है, अथॉरिटी स्टैब्लिश करता है। इसका मतलब क्या है कि अब रियासत के अंदर जितना भी पावर की डिवीजन होगी वो सारी की सारी किसके तहत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की। यही फर्क है, याद रखिएगा, फोर्स में और कॉन्सेंट में। अब जो भी अथॉरिटी स्टैब्लिश होगी वो किसके अंडर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, रियासत का बुनियादी ढांचा तीन सतूनों के ऊपर खड़ा है, तीन बड़े पिलर्स हैं जिसके ऊपर दुनिया की कोई भी रियासत अपने आप को क्या करती है, यानी कि जो किसी भी रियासत की क्या होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, उसको वो क्या करती है, तीन बड़े हिस्सों में तकसीम करती है। जी उनका नाम आप सबको मेरी आइडिया होगा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ये बहुत मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूं, बहुत फंडामेंटल।
हमारे यहाँ अक्सर ये बात होती है जी, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाए, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करेगा, एग्जेक्टिव लॉ को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों के पास ये जो पावर आई है ये कहां से आई, फोर्स में, कोहर्जन में, ठीक है, और लीगल अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है। मैं और आसान कर देता हूं, जमहूरी रियासतों में जब मार्शल लॉ लगता है तो वो क्यों इलेजिटिमेट होता है, वो क्यों अनलॉफुल होता है, क्यों, कंसेंट की बात नहीं है, क्योंकि जो रूल्स ऑफ द गेम लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बना करेगी वो इस एक जाब्ते के तहत बनेगी, इस तरीकाकार के साथ। जब वो तरीकाकार वायलेट होता है तो आप सबको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान या टर्की या दुनिया के किसी भी और मुल्क में जब वो तरीका वारदात होता है तो उसका नाम क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं मार्शल लॉ। यही कहते हो कि फला मुल्क में क्या लग गया, मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ क्या होता है, कोहर्जन की बुनियाद पर, फोर्स की बुनियाद पर, तलवार की बुनियाद पर, बंदूक की बुनियाद पर क्या काम करने की कोशिश करना, अथॉरिटी कायम करने की कोशिश, ऑर्डर कायम करने की कोशिश, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आज की दुनिया जो है वो ये कहती है कि ये पावर एग्जेक्टिव की देनी चाहिए, लेजिस्लेचर को उसकी पावर देनी चाहिए, जुडिशरी को उसकी पावर देनी चाहिए, लेकिन ये पावर ओरिजिन कहां से होगी, ये एमिनेट कहां से होगी, ये पावर ओरिजिनेट होगी, एमिनेट होगी कहां से, फ्रॉम द बेसिक सोर्स ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन को लिख लीजिए, इट इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी। और एक और भी वर्ड लिख देता हूं ताकि बार बार दिमाग जो है उसमें परेशानी ना आए कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लेजिटिमेट अथॉरिटी। या दुनिया में दो ही असूल है ना, या माइट इज राइट है, तो या जो राइट है वो राइट है, या माइट इज राइट है या राइट इज राइट है। तो माइट इज राइट तो फिर ये हुआ ना कि जो फोर्स और कोहर्जन की बुनियाद पर आ जाए। राइट इज राइट क्या है, राइट इज राइट वो है जो किसी भी आइन के अंदर वहां पर जो असूलो जवाबत है वो क्या है, वो लिखे होंगे। तो वो असूलो जवाबत पाकिस्तान, इंडिया, जापान, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, हर दुनिया के मुल्क ने अपने क्या है वो असूलो जवाबत लिख के रखे। तो वहां भी जितने ये इदारे हैं वो अपनी पावर को ड्राइव कहां से करते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर पावर, ठीक है, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लार्जली कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। यानी कि दुनिया में तकरीबन 150 से ज्यादा जो रियासतें हैं वो जमहूरी रियासतें। तो जमहूरी रियासतों में जो आइन का सोर्स होता है वो कौन होता है, जो आइन को भी पावर मिलती है वो भी कहां से मिलती है, पीपल से मिलती है। वर्ड आपने पढ़ा होगा पोल साइंस में, पॉपुलर सोवरेनिटी, उसको ऐड कर लिया, पॉपुलर सोवरेनिटी। तो पीपल जो है वो अपनी सोवरेनिटी का इजहार वो सारा कलेक्टिवली वो किसके अंदर कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या हो गया, रूल्स ऑफ द गेम, कि इस मुल्क के अंदर ताकत की तकसीम, ठीक है, वो कैसे होगी, वो उन रूल्स के मुताबिक डिफाइन, उस लॉ के मुताबिक डिफाइन होगी जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। डन होगी बात। और यहां आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, आपने सुना होगा पार्लियामेंट लॉ पास करती है कि नहीं सुना, उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री एक्ट। ये कानून होते हैं, कौन बनाती है कानून, पार्लियामेंट। फिर आपने सुना होगा हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉज ऐसे ही। फिर आपने सुना होगा हमारे यहाँ सिविल लॉज। ये बात याद रख लीजिए कि एनी लॉ which is related to the constitution is the supreme law of the land, or any law which is beneath it is inferior to the constitution. कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के एक्ट से बड़ा लॉ है, क्रिमिनल लॉ से बड़ा लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सिविल लॉ से बड़ा लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मकसद ये कि व्हेन आई सेड दैट कि इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट मींस कि बाकी जितने भी कवानीन हैं
चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, ये जो नए बच्चे हैं जिनका पॉल साइंस वगैरह का बैकग्राउंड नहीं है वो लिख भी ले सकते हैं। चाहे कौन से लॉज है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, चाहे लेबर लॉज है, चाहे क्रिमिनल लॉज है, चाहे सिविल लॉज है, चाहे पार्लियामेंट के क्या है एक्ट में, ये तमाम चीजें सबऑर्डिनेट हैं टू द सुपीरियर लॉ एंड विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तमाम चीजें क्या है, ये सुपीरियर अपना इंफीरियर है, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है इन तमाम चीजों के ऊपर, जिसको दैट इज व्हाई वी कॉल इट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्लियर हो गया? देखिए गौर कीजिएगा, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट को लॉ बनाने का इख्तियार कौन सा कानून देगा? कॉन्स्टिट्यूशन दे। आप समझ आए? तो ये नेचुरली क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट लॉज, ठीक है। और रूटीन में आपने सुना होगा कि एक वर्ड आजकल पाकिस्तान में बड़ा चल रहा है, ये फलां चीज पर आइन की खिलाफ वर्जी हो और फलां चीज पर कानून की खिलाफ वर्जी हो। कानून की खिलाफ वर्जी सिर्फ गैर कानूनी होती है, आइन की खिलाफ वर्जी वो गैर कानूनी नहीं है, वो उससे भी आप कह लें जरा ऊपर की बात। तो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल, द लॉयर्स, द जजेस, द सिविल सोसाइटी, द जर्नलिस्ट और द पॉलिटिकल साइंटिस्ट जब वो टीवी पर बैठ के बात करते हैं तो वो एक अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जी जो पार्लियामेंट अपना जो आइन के शिक्के हैं उनको सुपीरियरिटी हासिल है पार्लियामेंट के एक्ट के ऊपर, या जो हमारे रेगुलर लॉज हैं, चाहे वो क्या है क्रिमिनल लॉ है, चाहे कोई सिविल लॉ है, ठीक है। और एक आखिरी बात करके फिर हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किसी भी लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। ये वाले कवानीन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते। इसकी आसान एग्जांपल दे दूं, इसकी आसान एग्जांपल ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है जो कि किसके अगेंस्ट है, इस्लाम की, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या करती है, एक लॉ पास करती है जो किसके खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट हर तरह का लॉ पास कर सकती है, एक लॉ नहीं पास कर सकती जो कि किसके कॉन्ट्रेरी हो, इस्लाम के। तो वहां पर जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है कि आप ऐसे लॉ को क्या करें, नल एंड वाइड करार दे दो। मेरा ये सवाल है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द अपना सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है, पार्लियामेंट है ना। तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार था कि वो कोई भी लॉ बना सकती, लेकिन पार्लियामेंट एक लॉ नहीं बना सकी जो कि कॉन्ट्रेरी टू इस्लाम को। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप कोई भी लॉ बना सकते हो बट एक लॉ नहीं बना सकते कि जो कॉन्ट्रेरी टू क्या हो, इस्लाम। तो समझ आई? पॉइंट यहाँ इस्लाम नहीं था, पॉइंट यहाँ ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और एनीथिंग लॉज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दोज आर सुपीरियर लॉज देन दैट ऑफ द रेगुलर लॉ और एनी क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लेबर लॉ और एनी लॉ ऑफ द लैंड। डन होगी बात? ठीक। अच्छा जी, अगली चीज क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रियासत की अथॉरिटी या पावर को क्रिएट करता है, ये इसके अलावा भी कुछ है? बिल्कुल है। ये इनकी ना सिर्फ पावर डिवाइस करता है बल्कि उसके साथ साथ जी बल्कि उसके साथ साथ ये इनकी राइट्स और इनकी ड्यूटीज या फंक्शंस उनको भी एलेबोरेट करता है। रूल्स ऑफ द गेम है ना, डिसीजन करना पड़ेगा ना कि इसकी क्या पावर है, इसकी क्या पावर है और इसकी क्या पावर है। क्लियर होगी बात? ये कौन सी चीजें होंगी जो इनकी जिम्मेदारी होंगी, जो इनको करनी होंगी, कितनी इनकी ताकत की एक्सटेंट कितनी होगी, इसकी पावर इससे मुख्तलिफ होंगी या एक जैसी होंगी, कितनी मुख्तलिफ होंगी, इसका इसके ऊपर चेक क्या होगा, इसका इसके ऊपर क्या चेक होगा। समझ आ रही बात? क्या ये तमाम इंस्टीट्यूशन कानून के मुताबिक चलेंगे या कानून के अगेंस्ट चलेंगे? तो ये तमाम चीजों का डिसीजन किसमें होता है? कॉन्स्टिट्यूशन।
अगली चीज, अब पीछे बच गई सोसाइटी। तो अगली चीज, सोसाइटी के लोगों के जो राइट्स हैं वो भी किसमें लिखे गए? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, जिनको आप क्या पढ़ते हो? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसी तरह लोगों की जो ड्यूटीज होंगी, लोगों की जो ड्यूटीज होंगी वो भी कहां से निकलेगी? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक। और तीसरी बात, स्टेट और सोसाइटी, इन दोनों के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, ये भी कौन डिवाइस करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, चार बातें आप अपने डायरी में, अपने दिमाग में बिठा। नंबर 1 कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी स्टैब्लिश करता है, ऑर्डर स्टैब्लिश करता है। नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन रियासत की पावर को डिफाइन करता है, रियासत के मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं उनकी पावर को डिफाइन करता है। ठीक। और अगली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रियासत के इदारों की पावर्स, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज को डिफाइन करता है। और इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी या लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज उनको भी क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है। और आखिरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये सोसाइटी और स्टेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको क्या करता है? छोटी सी एग्जांपल अगर आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ। आइए कहता है कि हमारे मुल्क में जो हुकूमत आएगी वो किसके थ्रू आएगी? इलेक्शंस के थ्रू आएगी। पता लगा है कि माशाल्लाह पे माशाल्लाह लगी जा रहा है और लोगों को हुकूमत बनाने का इख्तियार नहीं मिल रहा, तो तब आपके मुंह से क्या निकलेगा कि ये किसके खिलाफ वर्जी है, ये किसके अगेंस्ट है? It is against the principle of constitution which established that any government in Pakistan shall be an elected government by the people of Pakistan. मेरी बात आपको समझ आ रही है? ठीक। तो इसी तरह अगली बात, आप कहते हैं जी कोई कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, मैं कोई भी बात लिख सकता हूँ, मैं कोई भी बात सोच सकता हूँ, मैं कोई भी बात बोल सकता हूँ। अब ये बात आप किसी प्राइवेट पर्सन को जाके कहें ना, मुझे हर तरह का कि वो आपको चपेड़े लगाएगा। जाके आप किसी को ऐसे कहें ना कि जनाब मेरे पास ये भी हक, लेकिन यही बात जब आप कैसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 of the Constitution of Pakistan, I have a freedom of speech and expression. तो उधर बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएगी। क्यों? उधर आप किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की। और आपके राइट्स जर्मिनेट, ओरिजिनेट कहां से हुए? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर होगी बात? तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे दिमाग में क्लियर। स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास का सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड डॉक्यूमेंट है या ये एक चेंजिंग डॉक्यूमेंट है? ये अगला सवाल है। तो इसका बड़ा आसान और मुख्तसर जवाब सुन लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कोई कुरान या हदीस नहीं होता। होता ये कुरान हदीस है। इसकी जो अहमियत होती है किसी भी मुल्क में वो क्या होती है? वो कुरान हदीस की तरह है। लेकिन सिंस इट इज अ मैन मेड लॉ, इंसान ही बनाता है ना कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ख्याल है? ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में जो बने वो कहां से बने? वो इंसान की सोच से बने, इंसान की फिक्र से बने। तो फिर चार चीजें जेल में रखनी है। नंबर 1, एक तो किसी भी कंट्री के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो वक्त के साथ साथ क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। नंबर 2, किसी भी मुआशरे को वक्त के साथ साथ जिन इश्यूज का सामना करना पड़ता है
उन इश्यूज की जो नोयत होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस जमाने में मोबाइल फोन नहीं आया था, इंटरनेट नहीं आया था, मैं आपको अब प्रैक्टिकल बताने लगा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते किसको। इंटरनेट नहीं आया था तो आर्टिकल 14 पाकिस्तान का पता क्या कहता था, हर बंदे को राइट ऑफ क्या है, प्राइवेसी। हर बंदे को राइट ऑफ प्राइवेसी। तो तब प्राइवेसी वर्ड का क्या मतलब होता है कि कोई बंदा किसी बंदे के पीछे जाके जासूसी नहीं करेगा, उसकी दीवार पे चढ़ के झांकेगा नहीं कि ये घर में क्या कर रहे हैं, कोई बंदा किसी बंदे की जनाब जो है ना वो टो नहीं लगाएगा। यही होता होगा मतलब। वक्त बदला, वक्त बदला, मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, वीडियो और ऑडियो आ गई, तो साथ ही पता चला कि मोबाइल फोन हैक करना, किसी का व्हाट्सएप हैक करना, ठीक है, किसी की ईमेल हैक करना, ये भी बेसिकली किसी की कॉल रिकॉर्ड करना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस शुरू हो चुके हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में। ये उसको आपने फॉलो करना है। कल कमीशन बन चुका है जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 मेंबर कमीशन, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फरूक वो शामिल है, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो शामिल है, और तीसरा जो सीनियर मोस्ट जज है आफ्टर चीफ जस्टिस, उनका नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा। 3 लोगों पर मुश्तमिल बेंच बन चुका है, ठीक है। और अब वो क्या करेगा, वो जो कॉल शॉल्स नहीं, ऑडियो लीक्स हुई थी, वो उनकी क्या करेगा, प्रॉब करेगा, उनको इंक्वायर करेगा, एक इन्वेस्टिगेट करेगा। तो अब ये सवाल आपको बताने का मकसद ये है कि वक्त बदला, इश्यूज भी क्या हो गए, चेंज हो गए। तो अब जज ने ये जो प्राइवेसी वर्ड है इसका दायरा क्या होना शुरू हो गया, वसी हो गया। सवाल ये कि इसका जो दायरा वसी किया है वो किसने किया है, 2 लोग ही कर सकते हैं, या पार्लियामेंट लॉ बना दे, और या जुडिशरी का काम क्या होता है, कानून को क्या करना, इंटरप्रेट करना। तो जब वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं तो वो इसका जो पहले ये दायरा होता है वो खत्म करते हैं, और अपनी जजमेंट के अंदर लिखते हैं कि आज के बाद प्राइवेसी के अंदर मोबाइल फोन भी शामिल है, प्राइवेसी के अंदर अपना ईमेल भी शामिल है, प्राइवेसी के अंदर व्हाट्सएप भी शामिल है, प्राइवेसी के अंदर आपकी तस्वीर, आपकी वीडियोस वो भी शामिल है। तो क्या हुआ, वो कानून जो कि क्या था, यहां पर था, उसका दायरा बढ़ के कहां तक आ गया। अभी 50 साल बाद देखेंगे आप तो ये दायरा बढ़ते 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 किधर जा चुका है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर बदलाव लेकर जी। एक तो क्या हो गया सर्कमस्टांसेस, दूसरा किसी कंट्री की इश्यूज, और तीसरी चीज जो किसी मुल्क के लोग होते हैं उनके अंदर भी तो एवोल्यूशन आता है ना, लोगों का भी तो माइंडसेट चेंज होता है ना। मैं आपको इसकी एग्जांपल देने लगा। हमारे मुल्क में एक कानून होता था, काला कानून था, उसका नाम था 58(2)B। ये कानून था, ये कानून 1935 से लेके 2010 तक 100 बार इस्तेमाल हो चुका है। 1935 से लेके 2010 तक हजारों दफा, 100 दफा ये क्या हो चुका है। इसके तहत क्या किया जाता था, जो प्रेसिडेंट होता था, प्रेसिडेंट, उसको ये इख्तियार होता था कि वो जाके पार्लियामेंट को क्या कर देता था, डिसॉल्व कर देता था घर में। आज क्या है 2023, आज आप पूरे मुल्क में रेफरेंडम करा लें कि क्या ये कानून हमारे मुल्क में दोबारा से रीइंफोर्स होना चाहिए, तो 98% रिजल्ट आएगा कि जनाब ये लॉ जो है ये डिक्टेटरशिप का लॉ है, ये तो फोर्स और वो उस तरह का लॉ है। तो अब ये जमाना नहीं रहा, अब जमाना किसका है, अब जमाना है लोगों की इंपावरमेंट का, पॉपुलर सॉवरेनिटी का। तो अब जमाना बदल चुका है, और इसी वजह से अब हमारे मुल्क में 2010 में आइन के अंदर एक तरमीम हुई थी, उसका नाम था 18th अमेंडमेंट। और उस 18th अमेंडमेंट के अंदर हमने क्या किया, उस 18th अमेंडमेंट के अंदर हमने इसके आगे से 2B को क्या कर दिया,
खत्म कर दिया और अब हमने ये इख्तियार प्रेसिडेंट से वापस ले लिया। मेरी बात आप समझ रहे? तो क्या हुआ है, मुआशरे में एवोल्यूशन हुआ है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, पॉलिटिकल रियलिटीज चेंज हुई। बात समझ आ रही? इसी वजह से हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक या रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि ये इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन अपना क्या कहते हैं, एक वो होता है डॉक्यूमेंट होता है। ये एक एवर चेंजिंग डॉक्यूमेंट होता है जो वक्त के साथ साथ टाइम एंड स्पेस की जो रियलिटीज होती है, ठीक है, ये उनके साथ मूव करने वाला, मूव होने वाला क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर होगी बात? लेकिन एक और भी बात है, कुछ चीजें किसी भी कंट्री में परमानेंट होती है। मसलन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जितना मर्जी बदल जाए, वो कभी ये नहीं लिख सकते कि अमेरिका में जमहूरियत नहीं होगी। ये बात आप समझ आ रही? इसी तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी मर्जी तब्दीली आ जाए, जो मर्जी आ जाए, लेकिन ये नहीं आप लिख सकते कि इस्लाम इज नॉट गोइंग टू बी द स्टेट रिलीजन। ये बात आप समझ आ रही? इसी तरह फेडरेशन में पाकिस्तान क्या है, एक फेडरल स्टेट, तो पाकिस्तान सारा कुछ आइन में तब्दील कर सकता है, लेकिन ये तब्दील नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ए यूनिटरी स्टेट। ओके, 75 साल के तजुर्बे के बाद हमने ये सीखा है कि पाकिस्तान के लिए सूटेबल जो गवर्नेंस का मॉडल है वो कौन सा है, वो फेडरेशन है। इसी तरह अमेरिका है, 1776 में वो लोग ज़हनी तौर पर क्लियर हो गए थे कि अमेरिका को क्या रहना है, एक फेडरल स्टेट रहना है। वो 200 साल, तकरीबन 250 साल हो गए हैं उनको, वो प्रैक्टिस करके उनको ये अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका सब कुछ कर सकता है, लेकिन अमेरिका अपना फेडरल कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। समझ आ रही बात की? लेकिन कहीं उनको में इतने खतरनाक किस्म के क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि उसके बाद आपको आइन को बदलना मजबूरी हो जाती है। इसकी ताजा एग्जांपल लिखिए, तुर्की में याद होगा आपको 2016 क्या हुआ। 2016 में टर्की के अंदर जो वहां की आर्मी है, उस आर्मी के एक मखसूस हिस्से ने क्या करने की कोशिश की, कू करने की कोशिश की, टैंकों के थ्रू, तोपों के थ्रू, डंडे के थ्रू, बंदूक के थ्रू अपना जो इख्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की। वो आगे से हुआ क्या, टर्की के लोग जो है वो बाहर निकल आए। जब टर्की के लोग बाहर निकल आए तो आप कितने को लोगों को मारोगे, 500 को मार लोगे, 1000 को मार लोगे, 100 लोगों को मार लोगे? या तो लोग निकले ही ना जैसे पाकिस्तान में नहीं निकलते, तो फिर तो चीज सही होगी। लेकिन जब लोग निकल आए तो फिर मेरा ख्याल है उनका मुकाबला करना नामुमकिन हो गया। तो टर्की ने क्या किया, टर्की का पहला सिस्टम होता था सेमी प्रेसिडेंशियल और सेमी पार्लियामेंट्री, मिक्स सिस्टम होता था। उसके बाद टर्की ने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम कराने के बाद आइन के अंदर तब्दीली करते हुए उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारा सिस्टम कौन सा, प्रेसिडेंशियल। तो सारी बात करने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी मुल्क का, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होता है। जी 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 ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होता है। और ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट जो है ये कौमों की जिंदगी में होने वाले इश्यूज, उनके वक्त के साथ बदलने वाले सर्कमस्टेंसेस, उनके दरमियान होने वाले कोई भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स, उनका एजुकेशन भी इंक्रीज हो सकती है ना, लोगों में लिटरेसी भी बढ़ सकती है, लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आ सकता है। तो ये तमाम चीजें ओवर द टाइम पीरियड क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है। तो इनके इवॉल्व होने के साथ साथ इनोवेशन भी तो हो रही होती है। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की भी एग्जांपल दिया, अब देखो ना साइबर लॉज, आज से 50 साल पहले चले जो दुनिया में किसी ने सुने नहीं होगा साइबर लॉज अभी कोई भी चीज होती है। जी समझ आ रही बात? आज से 10 साल पहले चले गए, 20 साल पहले चले गए, साइबर लॉज के ऊपर किसी को पता ही नहीं था कि ये भी है। लेकिन आज साइबर लॉज बन चुके हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी में जो किरदार है वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, बढ़ चुका है। तो उसके साथ साथ इंसान ने
अपने जो आइन है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने जो लॉज है, उनको भी क्या करें, चेंज किए। क्लियर होगी बात जी? डन हो गया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतनी बात जो है वो क्लियर है हमें? कोई ऐसा बच्चा जिसको, हमने दो चीजें डिस्कस की है। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, और नंबर थ्री कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक स्टैटिक चीज है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ओवर द टाइम पीरियड ये क्या है, ये एक इवॉल्विंग चीज है। ठीक है, तो ये चीज हमारा फिलहाल यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया है। जी जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर फिर इंटरप्रिटेशन जो है वो तो दे दी है। बिल्कुल ऐसे अच्छा जी, जी वो प्राइवेसी की बात कर रहे थे हम, मारिया असलम प्राइवेसी की बात कर रहे थे कि आर्टिकल 14 कहता है पाकिस्तान का कि हर बंदे को राइट ऑफ प्राइवेसी है। तो मैं कहने का मकसद ये था कि जब मोबाइल फोन नहीं आया था तो प्राइवेसी का मतलब होता था चार दीवारी। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, चादर और चार दीवारी। ठीक है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई तो आपका मोबाइल फोन भी आपकी चादर और चार दीवारी बन गया। ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर कानून भी क्या होता जाता है, तब्दील होता जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक, तो जो आपका व्हाट्सएप हैक करते हैं वो आपके घर में तो नहीं आके घुस के करेंगे, आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है। ठीक, इसका मतलब है जो अब आपकी प्राइवेसी की बाउंड्रीज है, ठीक है, वो फिजिकल दीवारें नहीं है। चार दीवारी जो फिजिकल दीवारें होती है ईंट की, वो नहीं है। अब आपकी जो चार दीवारी वो डिजिटल चार दीवारी। तो कोई बंदा आपकी इजाजत के बगैर आपका फोन रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी पिक्चर्स वो कर रहा है, आपकी वीडियोस बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये सारा कुछ जो है उस पर। अच्छा जी, अब हमने अगला जो थर्ड आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्लास का, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में वो कौन कौन से बेसिक डिबेट्स हैं जो दुनिया के किसी भी आइन को समझने के लिए हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से बहुत प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट बातें हम स्टार्ट करने लगे। मसलन ये एक दुनिया में बहस है कि क्या दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन होगा या अनरिटन, ये एक डिबेट है। सम पीपल वुड आर्ग्यू इन द फेवर ऑफ द रिटन एंड सम पीपल वुड आर्ग्यू इन द फेवर ऑफ अनरिटन। जी नंबर टू, अच्छा जी, असदुल्ला ने सवाल पूछा है कि रूल में और लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रूल जो होते हैं ना वो सब लॉ होते हैं। लॉ जो होता है वो प्राइमरी लॉ है, जिसको जिसको आप कह सकते हो जो पार्लियामेंट पास करती है। लेकिन जो रूल होता है वो किसी भी इदारे का, वो अपना जो उसके अपने रूल्स होते हैं, जो वो इदारा बनाता है वो उसके क्या कहलाते हैं, रूल्स कहलाते हैं। तो रूल्स इंफीरियर चीज है और जो लॉ है वो सुपीरियर चीज है। और लॉ जो होता है वो जेनेरिक होता है, जबकि रूल जो होता है वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है। मतलब आप हमारे अपना क्या कहते हैं, जनरली बात करते हैं जी पाकिस्तान में स्लेवरी नहीं होगी, ये क्या है, ये लॉ है। अब मेरा एक अदारा है प्राइवेट या पब्लिक, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जी, मैं यहाँ पर मेरा रूल है कि मैं 14 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर नहीं रखूंगा। अब ये मैंने रूल बनाया, ये रूल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसके ऊपर एक क्या है, लॉ है। और वो लॉ क्या है कि पाकिस्तान में स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला रूल हो गया, नीचे जो मैंने यहाँ पर बना के रखा वो क्या हो, वो सॉरी वो लॉ हो गया, और ये क्या हो गया, ये रूल। क्लियर होगी बात? ठीक है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, दूसरी जो डिबेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के लिए जरूरी है, ठीक है, जिसको ऊपर आपको कमांड आनी चाहिए, वो ये है कि दुनिया के किसी भी आइन को, पहला सवाल है कि क्या अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उसका तो जवाब हमें मिल गया कि उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि अमेंड कैसे करेंगे। तो
अमेंड करने के दो मेथड्स हैं, एक को कहते हैं फ्लेक्सिबल मेथड और एक को कहते हैं रिजिड मेथड। जी जी, जो तीसरी बड़ी डिबेट है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, वो ये है कि किसी भी मुल्क में जो ताकत की तकसीम होगी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के दरमियान, वो कैसे होगी, उसके भी दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल का नाम है पार्लियामेंट्री और एक मॉडल का नाम है प्रेसिडेंशियल। जी, उसके बाद नंबर 4, जो चौथी बड़ी डिबेट है, वो ये है कि क्या रियासत के जो तीनों सतून हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, क्या उनकी पावर एक ही इदारे के पास रखेंगे या तीनों इदारों को अलहदा अलहदा पावर देंगे? नहीं, जवाब पे नहीं जाना, अभी तो हम सवाल रेज कर रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्कोप क्या है, उसके मुद्दा क्या है, उसमें हमने कौन सी चीजें जो है जिनको क्या करना है, डिस्कस करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। तो सवाल मैंने क्या रेज किया कि क्या रियासत में जो ताकत है वो एक ही इदारे के पास होगी या तीनों इदारों की ताकत अलहदा अलहदा होगी, सेपरेट होगी? तो इस डिबेट को हम कहते हैं concentration of power versus separation of power, concentration of power versus separation of power। क्लियर हो गया? अगली बात, जी, ये पूरे का पूरा क्या है, रियासत है, इसके अंदर क्या किसी बंदे की हुक्मरानी होगी या आइन और कानून की हुक्मरानी? तो मेरा ख्याल है इट इज वेरी अंडरस्टूड नाउ कि आज की जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ बंदे की हुक्मरानी का दौर खत्म हो चुका है। वो 14वीं सदी का दौर था, वो 16वीं सदी का दौर था, वो 18वीं सदी का दौर था, वो 6ठी सदी का दौर था, वो 4थी सदी का दौर था। आज का दौर क्या है? आज का दौर है कि हाईएस्ट अथॉरिटी भी होगी तो वो भी किसके ताबे होगी? आइन के ताबे होगी, लॉ के ताबे होगी। तो इसीलिए 5वीं बड़ी डिबेट का नाम लिखिए रूल ऑफ पर्सन होगा या रूल ऑफ लॉ होगा? रूल ऑफ पर्सन होगा या रूल ऑफ लॉ होगा? ठीक है। और इसी तरह 6ठी बड़ी डिबेट, जो किसी भी आइन में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ है उसके डेवलप होने में जिसका बड़ा रोल है, वो ये है कि हमारे मुल्क में जो ताकत की तकसीम है वो किन असूलों पर होगी। तो उसके दो बड़े मॉडल्स हैं दुनिया में। कितने जी? दो बड़े मॉडल्स हैं, एक का नाम यूनिटरी है और दूसरे का नाम फेडरल है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, टर्की, मलेशिया, ईरान, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस का क्या है, हिस्सा है, उन तमाम के अंदर जो बुनियादी और बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़नी है, जो उनको स्टडी करना है, वो सारे का सारा रिवॉल्व करेगा किस चीज के ऊपर? इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इसीलिए अपने सिलेबस को आज फिर गौर से जाके देखें तो पहला पार्ट क्या लिखा हुआ था? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ
योर सिलेबस, जिसमें वो कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। तो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक डिबेट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये पहले पोर्शन में पढ़ेंगे। अगले पोर्शन में वो कहता है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को किसके रिलेशन से पढ़ो, यूके, यूएसए, टर्की, चाइना, इंडिया, उनके रिलेशन से क्या करो, पढ़ो। तो इसका मतलब है चाहे हमारा बैकग्राउंड है या हमारा बैकग्राउंड नहीं है, अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या ले लेते हैं, कमांड ले लेते हैं, तो फिर हमारा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, अप्रोच करने का जो तरीकाकार होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जिसको इनके ऊपर कमांड आ गई वो अगला पूरा महीना जो है वो काफी रहेगा उसमें, क्या कहते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहेगा, वो उसको रटे नहीं लगेंगे, उसको समझ आ रही है खुद को कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ रहे हो। एक वो ये नहीं कि बस स्पून फीडिंग चल रही है, जो मैं बता रहा हूँ आप क्या कर रहे हो उसको सिर्फ सुन रहे हो और लिख रहे हो, नहीं, आपको खुद से क्या होएगा, एक फीलिंग आएगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब हमारा जो रेगुलर क्लास है, ठीक है, वो उसमें अब हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात किया करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तो हमने रिटन और अनरिटन पर बात करनी है, हमने फ्लेक्सिबल और रिजिड पे बात करनी है, हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, जितना भी हम एक घंटे में काम कर सकते होंगे उतना काम हम करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनको तो डिटेल्स पता है, ठीक है, और जो बच्चे इनरोल नहीं है, ठीक है, वो प्लीज आप लोग ये नंबर ले लें, ठीक है। जी ये नंबर ले लें, और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो ओनली जो है वो हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं वो उनके लिए, यानी कि डेमो शेमो का जो चक्कर है वो अब हमारा खत्म होगा। सॉरी जी, मंडे से इंशाल्लाह, ठीक है, मंडे टू थर्सडे क्लास हुआ करेगी, ठीक है, और 8 वीक्स का हमारा क्या है सेशन, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। जो कंट्रीज का नाम मुझे